जैसे बच्चों आप सभी लोग जानते हो हमने बहुत अधिक मंडलीय और ताप और इसे ग्रिफिथ ने कहा कि चित होना भूमि के साथ नए नए अंत में मनुष्य ने पास कोई आधुनिक साधन इसके अंतर किस देश का किसी उपलब्धि होती है। जनसंख्या जो आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का अपने पाठों में वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपको उनकी परिभाषा पर्यावरण के साथ बाढ़ आएगी सामंजस्य है तो दूसरे बीज डालने के प्रकाश से गर्मी मिलते हुए देने के लिए विनिमय का और उससे अगला नवनिश्चय स्त्री की जनसंख्या के तीनों व्यावसायिक संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक सेक्टरीय स्थानिक भिन्नता पांडिचेरी जैसे अत्यधिक और आशा है कुछ समझ जो आप सभी लोग जानते हो मंडलीय ताप और इसे ग्रिफिथ ने कहा कि चित होना भूमि के साथ नए नए पास कोई आधुनिक साधन इसके अंतर किस देश का किसी उपलब्धि होती है। जनसंख्या जो मानव भूगोल का अपने पाठों में वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपको उनकी परिभाषा पर्यावरण के साथ बाढ़ आएगी सामंजस्य है तो दूसरे बीज डालने के प्रकाश से गर्मी मिलते हुए देने के लिए विनिमय का और उससे अगला नवनिश्चय स्त्री की जनसंख्या के तीनों व्यावसायिक संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक भी दिखाई सेक्टर भिन्नता पांडिचेरी जैसे अत्यधिक और आशा है कुछ समझ जैसे बच्चों आप सभी लोग जानते हो हमने बहुत अधिक मंडलीय और ताप और इसे ग्रिफिथ ने कहा कि चित होना भूमि के साथ नए नए पास कोई आधुनिक साधन इसके अंतर किस देश का किसी उपलब्धि होती है। जनसंख्या जो मानव भूगोल का अपने पाठ करते हैं तो आप पर्यावरण के साथ बाढ़ आएगी सामंजस्य है तो जैसा आप बच्चों जानते हो कि लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, पीली बत्ती का और लाल और हरे के बीच रुक कर तैयार रहने का संकेत करती है। जो पीली बत्ती होती है वो लाल और हरे के बीच रुककर तैयार रहने का संकेत करती है। उसी प्रकार हम प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी हानि होती है और इस हानि को हम और आप आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे हरित क्रांति के कारण हमने अनाजों के उत्पादन को बढ़ाया, जो उर्वरकों का उपयोग किया उससे मिट्टी का नुकसान हुआ, हरित गृह प्रभाव हुए, ओजोन परत का नुकसान हुआ है, भूमंडलीय ताप भी बढ़ता गया और हिम नदियाँ जो है इस ताप के कारण पीछे हटती जा रही है। नवनिश्चयवाद प्रकृति से संतुलन बनाने का प्रयास है। ने कहा कि अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें पर्यावरण के साथ बहुत सारी बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे पेड़ों के कटने से बाढ़ों का आना, हिम नदियों का जो है भूमंडलीय ताप का बढ़ना, हरित गृह प्रभाव से ओजोन परत का कम होना, ये सारी घटनाएं जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हमें पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना है, पेड़ों का अधिक से अधिक लगाना है,
पेड़ों के लगने से हमारे इस दुष्परिणाम को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। मानव भूगोल में दीर्घकालीन परिवर्तन हुए बच्चों। प्राचीन समय में मनुष्य कम शिक्षित था, धीरे धीरे उसने अपने नए आविष्कार करके जो अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुलभ बनाया। 15वीं शताब्दी में मनुष्य ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ की। पहले यात्राएं बहुत ही कष्टदायक थी। दूर दूर तक यात्रा करना संभव नहीं था, उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, इसलिए यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति पुनः वापस आएंगे ये संभावना बहुत ही कम थी। मानव भूगोल लोक कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है, जिसमें हम जो भी आविष्कार करते हैं, जो साधन उपयोगी बनाते हैं, वो सभी के लिए सर्वगुण संपन्न होना आवश्यक होता है और हम यह कार्य सभी के लिए सोच कर ही बनाते हैं, इसीलिए यह लोक कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है। मनुष्य का स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा इसी में सम्मिलित है। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए हमने नए नए उपकरण बनाए, आवास की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई, जैसा पर्यावरण है वैसे आवास बनाए, और शिक्षा के माध्यम से विनिर्माण में धीरे धीरे हमने उन्नति की और हम चतुर्थ प्रक्रियाओं तक पहुंच चुके हैं। अब आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल मनुष्य के जीवन के सभी तत्वों से संबंधित है। अंतर्गत सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम मनुष्य के समाज, मनुष्य द्वारा विकसित नगरों और गांवों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के द्वारा बनी हुई राजनीतिक सीमा, देश का, किसी राज्य का, किसी जिले की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। फिर जनसंख्या भूगोल का हम इसी विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्योंकि किसी भी देश के संसाधन में जनसंख्या उसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी देश की शिक्षित जनसंख्या, हम इसी के अंतर्गत आवास भूगोल पढ़ते हैं। माइग्रेशन, प्रवास भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जनसंख्या जो है वो प्रवास किन कारणों से करती है और उनका क्या जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, भूगोल भी हम इसी मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे और यही भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल तथा संसाधन भूगोल भी पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण भूगोल है सांस्कृतिक भूगोल के साथ हम लिंग भूगोल भी कहते हैं, जिसमें हमें स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का पूर्ण अध्ययन करना पड़ता है और यह विस्तार पूर्वक हम आगामी आने पाठों में अध्ययन करते रहेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल भी इसी में पढ़ा जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि हम आगामी अध्यायों में इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत हम विस्तार में बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। सामाजिक भूगोल पढ़ेंगे, जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे, आवास भूगोल पढ़ेंगे, मानव बस्ती भूगोल पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हमारी पुस्तक में एक एक अध्याय दिया गया है और जो हम विस्तार में आगामी में आप देख सकते हैं उसमें पढ़ते जाएंगे। मानव भूगोल के इस प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। अगर आप इन्हें करते हैं
तो आपको अपने अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों कि रेड जेल ने मानव भूगोल को किस प्रकार का बताया है। आपको उनकी परिभाषा की समीक्षा करनी है। आपको परिभाषा नहीं लिखनी है, परिभाषा की समीक्षा करनी है कि रेड जेल ने मानव को किस प्रकार बताया है। दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं। इसमें आप अपने सभी मैंने भूगोल बताया आपको, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, मृदा भूगोल और आपके सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में और कृषि भूगोल के बारे में आप विस्तार में अध्ययन करेंगे और इसको आप इसी के अंतर्गत लिखेंगे। मानव विकास की 4 उपलब्धियां लिखिए। अगला प्रश्न है मेरा बच्चों, मानव विकास की 4 उपलब्धियां लिखिए। इसके अंतर्गत आपको ये लिखना है कि मनुष्य ने पर्यावरण सामंजस्य करते हुए किस प्रकार की उपलब्धियां ग्रहित की है। जैसे पहला आप लिख सकते हैं अग्नि का आविष्कार किया, दूसरा बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए डीएनए की खोज की और किस प्रकार डीएनए द्वारा हम बीमारियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। और उपलब्धियां, सैटेलाइट उपलब्धियां बता सकते हैं कि हमने किस प्रकार कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं, किस प्रकार मिट्टी का उपयोग कृषि में किया है, किस प्रकार हमने तीव्र गति से चलने वाले यान बनाए हैं। तो इस प्रकार आपको मानव विकास की केवल बहुत महत्वपूर्ण 4 उपलब्धियां ही लिखनी है। फिर है पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। कि मनुष्य के पर्यावरण में तो निश्चय है कि वर्षा होगी, तापमान, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा। इनके साथ, इन निश्चयवाद चीज़ों के साथ हम किस प्रकार मनुष्य ने सामंजस्य किया है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है मनुष्य के प्रकृति से संबंधित कोई कहानी लिखिए। कि आप अगर किसी जंगल में, किसी झोपड़ी में रहते हैं तो आप प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं, इस पर एक कहानी लिखनी है आपको। मैं उदाहरण के लिए एक कहानी आपको बताती हूँ कि एक किसान रामू गांव में रहता है, उसके पास छोटी सी ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन में अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए औजारों से गुड़ाई करके कुछ धान की बीजें डालता है। धान की पूर्णता होने के बाद वो उसकी कटाई करता है। जब खाली खेत रहता है तो बीज डालने की कोशिश करता है। वहाँ पर आने वाली वर्षा पर निर्भर रहता है और वर्षा से अपने खेत को सिंचाई की व्यवस्था होते हुए देखता है। सूर्य के प्रखरते हुए देखता है, अंकुरित दानों को देखता है। फिर अपने अनाज के बदले दूसरे अनाज को प्राप्त करने विनिमय का मार्ग अपनाता है। इस तरह आप किसी भी प्रकार की छोटी सी कहानी पशुपालन के साथ, कृषि के साथ, लकड़ी काटने के से संबंधित, मछली पालन के संबंधित, यानी मनुष्य की प्रकृति द्वारा उपलब्ध चीज़ों के साथ जोड़कर प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय क्रिया से संबंधित कोई कहानी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संभववाद किसे कहते हैं। और से अगला प्रश्न है, प्रकृति मानवीकरण किस प्रकार से हुआ, इस पर आधारित भी एक कहानी लिखे। इसके लिए भी मैं एक उदाहरण आपके साथ देती हूँ कि मान लीजिए मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ और स्विट्ज़रलैंड की प्रकृति जो है वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है। वहाँ पर आए दिन बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ के साथ इतना ज़्यादा बर्फीला के साथ ठंडी हवाएं चलती है और उन हवाओं के साथ ही ऑफिस में जाना होता है, ऑफिस में काम करना होता है और दिन और रात दोनों समय बिजली का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जल्दी दिन डूब जाता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो इसके आधारित कोई आप कहानी लिख सकते हैं। या रेगिस्तान में अगर कहीं रहना पड़ा, किसी घने जंगल में रहना पड़ा, तो उस पर आधारित कोई कहानी एक छोटी सी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, नवनिश्चयवाद किसने प्रस्तुत किया था। नवनिश्चयवाद के बारे में भी थोड़ा लिखिएगा। नवा प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल का क्षेत्र लिखिए कि मानव भूगोल का क्षेत्र किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय कुछ मात्रा में समझ में आ गया होगा
और इसको विस्तार पूर्वक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार बच्चों। जो है वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है, वहाँ पर आए दिन बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ के साथ इतना ज़्यादा बर्फीला के साथ ठंडी हवाएं चलती है और उन हवाओं के साथ मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। इस प्रकार देखते हैं हम कि जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है, फिर भी जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूपों में बेहतर स्थिति हमें मिली है। जनसंख्या के सामाजिक संगठन की भी हमने जांच पड़ताल की है। अब है जनसंख्या का संगठन। जनसंख्या का संगठन बच्चों, जनसंख्या जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूप भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। पहला ग्रामीण और नगरीय संगठन। अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% गाँव में रहता है तब यह और भी सार्थक हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,97,608 गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। बिहार, सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग गाँव में बसता है। दूसरी ओर दादर और नगर हवेली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गाँव का आकार भी काफ़ी हद तक अलग अलग है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रेन में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल व महाराष्ट्र में कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण किया जाता है कि राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर नगरीय और सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण और नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के घनत्व को नियंत्रित करता है। बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% जो काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि बहुत तीव्र दर से बढ़ती जा रही है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ रहा है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के कारण, नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण बढ़ी है। इस दर को हम देखते हैं कि उत्तरी भारत के मैदान में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास कृषि की दृष्टि से और निम्न गंगा के मैदानों में विशेष रूप से बढ़ी है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तेलंगाना या असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में नगरीकरण का स्तर बहुत ही निम्न रहा है। भाषाई संगठन। भारत एक भाषीय विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का एक भाषीय सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 554 के लगभग बोलियां बोली जाती है। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं
अनुसूचित जाति और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वालों के हैं। देश के भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों के क्रमिक क्षेत्रों तक ही उनका विस्तार है। भाषाई वर्गीकरण इस प्रकार है कि प्रमुखतः भारतीय भाषाओं को बोलने और भाषाई के विचारों को परिवारों को जोड़े हुए बहुत सारे उप परिवार और शाखाएं हैं और वर्ग है। धार्मिक संगठन। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों के रूप में व्याप्त है। धार्मिक संगठन का विस्तार जो है देश में धार्मिक समुदायों के स्थानिक वितरण के अनुसार कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मकता प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा के में संलग्न जिला जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्षिण के पठार व गंगा के मैदान के क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। 70 से 90% तक इन्हीं लोगों का विस्तार यहाँ पे है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली व उसके आसपास के लक्षद्वीप पर संगठित है। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। पश्चिमी तट के साथ साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में केंद्रित हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में ही सकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में केंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। भारत के अन्य धर्मों के जनजातियों एवं अन्य देश निष्ठाएँ इसमें सम्मिलित है। छोटे समूह और देश में बिखरे हुए समूहों के अंतर्गत भारत की जनसंख्या को हमने 3 वर्गों में बांटा है, जिनके नाम है मुख्यतः श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मानक जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक वही व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है, जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या होने की संभावनाओं को इशारा करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में 39.6% है, दमन और द्वीप में 49.9% है, जो सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश में आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह और लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के लिए अनेक कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं तथा किसी प्रकार की
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है। समाज का विभाजन पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा दृढ़ संकल्प होकर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप जैविक विभिन्नताएं, सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाता है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए गंभीर समस्या है, एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संज्ञान में लिया है। UNDP के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसीलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो समाज इन सभी भेदभावों तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को हम श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं के कार्यों में कार्यरत है। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री की जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में सबसे अधिक है। व्यावसायिक संवर्ग सन 1911 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख भागों में बांटा है: कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में भी सहभागिता में सुधार हुआ है। कुछ दशकों में भारत के कृषि सेक्टर के श्रमिकों का अनुपात में उतार भी दिखाई दे रहा है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सहभागिता दर बढ़ी है और यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता है और गैर खेत आधारित रोजगारों पर भी निर्भरता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण के कारण है। देश के विभिन्न स्थानिक भिन्नता को हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है और दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी जैसे अत्यधिक नगरीयकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात सेवा कार्यों में लगा हुआ है। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता बल्कि नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है। तो बच्चों, हम इस प्रकार देखते हैं कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व, भाषाई क्षेत्र, श्रमिकों की संख्या सभी असमान रूप से भिन्न भिन्न जगहों पर असमान है और इसके कारण भी सामाजिक, आर्थिक और नगरीकरण जैसे कारण इसको प्रभावित करते हैं। देश के उद्योग, देश की कृषि, देश का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने भारत की जनसंख्या पढ़ी है और आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद बच्चों।